हेलो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें ली सियोंग नेम का लड़का दिखाया जाता है जो अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा था रहने के लिए। जो डीलर उसको घर दिखाने के लिए लेकर आता है वो घर देखने के बाद ली जियोंग को वो घर बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो बिल्कुल छोटा था। यहाँ तक कि वॉशरूम में बैठने की ठीक से जगह नहीं थी, पर वो तो इसकी लेग्स को इस सब करवा कर बिठा देता। कहने लगता है कि देखो तुम ऐसे बैठ सकते हो। अब वो ये देखकर कहने लगता है कि इतना छोटा कमरा, जिस पर वो कहता है कि जितने तुमने पैसे दिए ना इसमें इतना सही आता है। अब ली जियोंग ने ये बात सुनकर ले तो लिया था और फिर उसके फ्रेंड्स उसकी हेल्प करवा रहे होते हैं, जिसमें से एक फ्रेंड उसके साथ उसका मैट्रेस लेकर आया था। वो कह रहा होता है कि तुमने डबल मैट्रेस क्यों लिया हुआ, इतना बड़ा मैट्रेस, क्या तुम कपल हो? पर तुम तो यहाँ पर अकेले रहने वाले हो ना। तो वह कहने लगता है कि हाँ, मैंने सोचा हुआ है कि मैं जल्दी शादी कर लूंगा, बस कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, और वैसे भी ये वाला साइज डिस्काउंट पे मिल रहा था इसलिए मैंने जल्दी से ले लिया। तो वह कहने लगता है कि कितना डिस्काउंट मिल रहा था, जितने वो पैसे लगाता है वो भी कम नहीं थे। तो वो कहने लगता है कि इतना महंगा ले लिया। अब बाकी के दो फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जो इसकी हेल्प करने के लिए आए थे। अब उसका सारा सामान रखवाने के बाद वो इसके घर पर खाना पीना खाकर जाते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर ली जियोंग अपने ऑडिशन के लिए आया था। उसने पहला राउंड तो पास कर लिया था, दूसरे राउंड के लिए उसने कहीं पर रहना था, इसलिए वो यहाँ पर इस शहर में आकर रह रहा था क्योंकि दूसरा राउंड यहीं पर था। सभी उसको बेस्ट ऑफ लक कह रहे होते हैं। अब रात में जब ली जियोंग सोने लगता है तो उसको कुछ आवाजें आ रही होती, जिसे सुनकर वो उठ जाता है, पर अपने आप को रिलैक्स करते हुए दोबारा से सोने लगता है। जैसे ही एक लड़की की चीख की आवाज आती है तो वो तो वहाँ से फौरन से अपने घर से भी भाग जाता है। अब वो तो बेचारा बाहर आकर बैठ जाता है कि पहले दिन ही आया और पहले दिन ही मुझे भूत मिल गए, मुझे लगता है कि मुझे भूत से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। यही सोचकर वो वापस से अपने घर में आ जाता है और दीवार वाले भूत से बातें करने लगता है कि मैं अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ पर तो मुझे डराओ तो नहीं। अब उसकी ये सारी बातें दूसरी साइड से रानी सुन रही होती है। वो अभी भी यही बोल रहा होता है कि घोस्ट में तुम्हें इस तरह कैद नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। ये कहकर चीजें उठाकर दीवार की तरफ मारने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो दीवार से बाहर आ रहा है। ये देखने के बाद तो वो अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेता, फिर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अभी मुझे तुम्हें फ्री नहीं करना चाहिए क्योंकि काफी रात हो गई है, तो सुबह मैं तुमसे उठकर बात करूंगा। अब उसके सोने की बात से रानी भी उसको कुछ भी नहीं कहती और जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वो सुबह के इंतजार में बैठा होता है। तो वो उठते साथ सोच लेता है कि अब तो मैं ये दीवार तोड़कर रहूंगा। ये बातें कर ही रहा होता है तो रानी दूसरी साइड से कहने लगती है कि मुझे पता ही था कि तुम इडियट हो। तो वह कहने लगता है कि कौन इडियट है, मैं तो इडियट नहीं हूँ। अभी उसकी आवाजों को सुनकर कहता है कि अपने आप को यहाँ पर शो करवाओ, जिस पर रानी उसे बता देती कि मैं तुम्हारी नेबर हूँ। नेबर इस बिल्डिंग वाली नेबर नहीं बल्कि दूसरी बिल्डिंग से जो इसके पीछे वाली बिल्डिंग है उसकी, और इसकी दीवार सिंगल है तो इसलिए एक दूसरे की तरफ आवाजें जाती हैं। पर ली जियोंग कहने लगता है कि मुझे जिसने ये घर दिया उसने कहा था कि इसकी सारी दीवारें साउंड प्रूफ हैं। तो वह कहती कि तुमसे झूठ बोला गया, तो अब चुप करके मेरी बात मानो और तुम यहाँ से निकलते बनो। इस बात पर तो वो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। तो वो कहती कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब इन दोनों में मुकाबला स्टार्ट हो जाता है कि कौन सबसे ज्यादा शोर करेगा और कौन यहाँ से जाएगा, क्योंकि रानी तो कह रही होती है कि मैंने ये जगह पहले लिया तो तुम यहाँ से जाओगे, जो पहले ले लेता है वो जगह उसी की होती है। पर ली जियोंग इस बात को नहीं मान रहा था, इसलिए दोनों ही शोर कर रहे होते हैं। इतना शोर करते हैं कि दोनों ही रात में नहीं सो पाते। फिर हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि रानी से उसकी बड़ी बहन मिलने के लिए आई थी जो एक डॉक्टर भी थी। वो रानी से पूछने लगती कि क्या तुम्हें अभी भी पैनिक अटैक्स होते हैं, जिस पर रानी कहने लगती है कि अब इतने नहीं होते पर मैं टाइम पर मेडिसिन खा रही हूँ। अब रानी पैनिक अटैक्स की वजह से अपने घर पर भी नहीं जाती थी, यहाँ तक कि अपने घर से भी बाहर नहीं निकलती। इसलिए उसकी बड़ी सिस्टर ही मॉम का मैसेज लेकर आई थी कि वो तुमसे मिलना चाहती है, तो प्लीज आकर मॉम से मिल जाना। रानी तो अभी भी मना कर देती कि मुझे घर पर नहीं जाना। अब रात में बेचारा ली जियोंग खाना बैठकर खा ही रहा होता है तो दूसरी तरफ से शोर आने की वजह से उससे अपना खाना भी नहीं खाया जाता। अब रानी ऐसी ऐसी आवाजें निकालने लगती है कि बेचारे ली जियोंग के इमोशंस के साथ खेल रही थी। वो तो इतना तंग आ गया था कि अपने घर से बाहर जाने लगता, पर रानी कहने लगती कि अगर तुम मुझसे डरते हो नहीं डरते तो ठीक है, तो मेरे अपार्टमेंट आ जाओ। तो वो भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करके निकल जाता है उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए। पर जब जा रहा होता तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग कौन सी है, और वो सोचता है कि चलो मैप से देखता। तो मैप देखने के लिए जब मोबाइल चेक करने लगता है तो पता लगता है कि मोबाइल तो वो छोड़ आया। उसे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसने ये क्या किया। अब वापस आने के बाद उसी वॉल के साथ एक बड़ी सी घड़ी लगा देता है जिसका बहुत ही ज्यादा शोर होता है, टिक-टिक का। अब वो उसी टिक-टिक के साथ डांस भी कर रहा होता है, खुश भी हो रहा होता है कि वो अब उसे तंग करके छोड़ेगा। अब रात होती है तो उसी टिक-टिक की वजह से रानी को नींद भी नहीं आती, तो वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती और कहने लगती कि तुम जीत गए। अब उनमें ये बात हुई थी कि 4 घंटे तुम काम करोगी और 4 घंटे मैं करूंगा, ना तो मेरे काम में बोलोगी ना मैं तुम्हारे काम में बोलूंगा। इसी में इनकी डील डन हो जाती है। अब दोनों ही अपने अपने फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं कि आज उनके साथ क्या हुआ। रानी तो अपनी सिस्टर को और ली जियोंग अपने फ्रेंड को बता रहा होता है। ली जियोंग वापस आने के बाद जब अपने 4 घंटे कंप्लीट कर लेता है तो रानी भी सॉन्ग सिंग करके उसे बता रही होती है कि अब मेरे घंटे आ गए हैं और तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो गया। ली जियोंग के तीनों फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो ली जियोंग के घर पर आने का सोच होते हैं। जैसे ली जियोंग को कॉल करते हैं तो वो तो इनकी कॉल भी अटेंड नहीं करता। ली जियोंग के पास जैसे ही रानी के 4 घंटे कंप्लीट हो गए थे तो वो अपना काम स्टार्ट कर देता, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करना। इतने में उसके फ्रेंड्स भी उसके पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा होता। फिर रानी
से आकर कह रहा होता है कि मेरे फ्रेंड्स आए और वैसे भी ये मेरा टाइम है, तो मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ से जल्दी निकाल दूंगा तुम्हारा टाइम स्टार्ट होने से पहले। तो रानई ने भी उसे क्या ही कहना था, क्योंकि ये उसका टाइम था, जो मर्जी वो करे। तो वो अपने फ्रेंड्स को अंदर ले आता। उसके फ्रेंड्स तो ड्रिंक्स वगैरह लेकर आए थे। वो तो ली जियोंग को भी कह रहे होते हैं कि हमारे साथ ड्रिंक करो, जिस पर ली जियोंग कहता है कि मैंने ड्रिंक नहीं करनी। अब इसी तरह वो इसके सामने बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। लास्ट में ली जियोंग भी उनके साथ ड्रिंक कर लेता है और जब मॉर्निंग में उसे होश आती है तो पता लगता है कि उसके सभी फ्रेंड्स चले गए थे। और रानई उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम एक फालतू इंसान हो अपने दोस्तों में, जिसे कोई भी काम नहीं है, बाकी सब तुम्हारे फ्रेंड्स अपने काम को चले गए हैं, कोई सुबह 7 बजे, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, बट तुम्हें देखो जो अभी तक लेटा हुआ है। अब इसकी बातें सुनने के बाद वो वॉशरूम जब जाता है तो उसे वॉशरूम में बैठकर सब कुछ याद आ रहा होता है कि रात में क्या क्या हुआ, यहाँ तक कि उसने अपने ऑडिशन के बारे में भी इसे बता दिया और ये भी अपने दोस्तों से बोला कि दीवार की दूसरी साइड पर घोस्ट रहता है। तो वह यही सोचकर उससे प्रे वगैरह करने लगते हैं कि मैं अपने ऑडिशन में पास हो जाऊं और एक मुझे प्यारी सी लड़की मिल जाए जिसके साथ मैं शादी कर लूं। ये सारी बातें सुन सुनकर राना इतना हंस रही होती है कि ये लोग बिल्कुल ही सच में इडियट हैं। अब वो इसी सॉरी के लिए अपने फ्रेंड के पास आता है, उसे कहता है कि मुझे कोई ऐसा गिफ्ट दो जो मैं उस नेबर वाली लड़की को दूं और वो मुझे माफ कर दो, सारी बातों को भूल जाए। पर वो गिफ्ट तो लेने आया था, इसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए हर चीज की प्राइस देख रहा होता है जो बहुत ही ज्यादा होती है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि ये इम्पोर्टेंट ग्रेप्स है, तुम ये दे देना जाकर। पर बाद में उसे पता लग जाता है कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड से ही लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। अब अपने फ्रेंड के पास से वापस आने के बाद वो उसे आवाज देकर कहता है कि सॉरी, जो भी मैंने कल तुम्हें बोला, मैं तुमसे नील डाउन होकर माफी मांगता हूँ। नील डाउन तो नहीं होता पर उसे माफी जरूर मांग रहा होता है। रानी उसे कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नील डाउन नहीं हुए। तो उसकी बात सुनकर नील डाउन होकर उससे माफी मांगने लगता है, जिस पर रानी उसे माफ कर देती है। तो वो उसे कहने लगता है कि आज और कल हम अपने शेड्यूल को फॉलो करेंगे और जैसे ही 2 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तुम जब मर्जी जो काम मर्जी करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो वो कहने लगती है कि हाँ ठीक है। ये बात सुनते साथ ही ली जियोंग तो इतना खुश हो जाता है। उसे थैंक्स कहने के बाद कहने लगता है कि अब ये मेरा टाइम है तो मैं अपना टाइम यूज करने लगा हूँ। तो वो कहती कि बस 2 मिनट मुझे दे दो, मैं अपना सामान वगैरह पैक कर लूँ, फिर अपना काम तुम कर लो। तो वो भी जब अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बैठता तो उसे रानाई के घर से गिरने का शोर आता है। तो वो उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर रानाई कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जबकि उसके पाँव पर चोट लग गई थी, यहाँ तक कि ब्लड भी आ रहा था। ली जियोंग को तो उसकी फिक्र हो रही होती है। वो तो कहने लगता है कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती कि मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ली जियोंग कहने लगता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बगैर कुछ सोचे तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद तो राना इतना खुश होकर ड्रिंक वगैरह कर रही होती कि कोई तो है उसकी फिक्र करने वाला। नेक्स्ट डे ली जियोंग दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शादी पर आया होता है, पर उसका शादी पर आने का दिल नहीं था। ये बात वो अपने फ्रेंड्स को नहीं बताता, बल्कि उसके फ्रेंड कहने लगते हैं कि तुमने 3 पीस सूट क्यों नहीं पहना, ये क्यों पहन आए हो। तो वो कहता है कि यहाँ से मैंने एक जगह पर जाना है इसलिए मैं ये पहन कर आ गया। तो उसके फ्रेंड बताने लगते हैं कि यहाँ पर वही टॉम कैट वाला भी बैंड आया हुआ है, हम उससे भी मिल लेंगे, हम तो काफी टाइम से मिलना चाहते थे ना। इसी बात पर खुश होकर वो ली जियोंग को लेकर जाने लगते थे घर पर। रानाई दिखाई जाती जिसकी बहन उससे दोबारा मिलने के लिए आई थी। वो आते साथ ही उसके नेबर को बुलाने लगते हैं, पर वो तो आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर रानाई की सिस्टर कहने लगती कि क्या तुमने इसको यहाँ से निकाल दिया। तो वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं उसको निकाला, बल्कि वो बाहर गया हुआ है, अभी कुछ टाइम में घर वापस आ जाएगा। रानाई की सिस्टर फिर से उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पैनिक अटैक्स वगैरह नहीं होते, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तो वो ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। ली जियोंग दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ तो होता है, पर उसे एक ही चीज की फिक्र होती है कि यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ना आ जाए, क्योंकि वो भी इनकी क्लासमेट ही थी और जब फ्रेंड की शादी है तो वो भी तो आ सकती है ना। जिस चीज का डर था वही होता है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके साथ ही आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि काफी टाइम हो गया तुम्हें देखा नहीं था, आज देखा है। अब वो थोड़ी सी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद बाहर जाकर स्मोकिंग करने लगता है। ये देखकर वो उसे कहने लगती है कि तुमने अभी तक स्मोकिंग नहीं छोड़ी। तो वो कहता है कि नहीं मैंने क्यों छोड़नी है, असल में इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये ऑडिशन को नहीं छोड़ा था। अगर मेरे बैंड वाले दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं ये ऑडिशन नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उन्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। एक्स गर्लफ्रेंड उसे बताते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, तो क्या तुम मुझे कांग्रेचुलेशंस नहीं कहोगे। पहले तो ली जियोंग बिल्कुल सदमे में चला जाता है, फिर उसे कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशंस मैं तो खुश हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरी शादी में आओगे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा। तो वो ये बात करने के बाद तो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ली जियोंग काफी सैड हो जाता है, यहाँ तक के घर आने के बाद भी सैड था। राना इससे पूछे लगती है कि तुम घर पे वापस आ गए। उसके रिप्लाई से उसे पता लग जाता है कि इसे कुछ तो हुआ है। तो वो उसे कहने लगती है कि क्या हुआ। तो ली जियोंग कहने लगता है कि ये मेरा टाइम है, पर मेरे टाइम को तुम यूज कर सकती हो क्योंकि मैं अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहा हूँ। राना तो उससे कुछ नहीं पूछती, पर वो खुद ही बताने लगता है कि आज मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिली थी जो मुझे बताती है कि वो एक अमीर लड़के से शादी करने वाली है और वो आज मुझे अकेला छोड़ गई, जबकि ना तो मेरे पास पैसे हैं अभी भी और ना ही मेरे पास कोई वेडिंग पर पहनने के लिए सूट है। 31 ईयर्स का हो गया पर मेरा कोई भी करियर नहीं है, ना ही मैं कुछ कमाता हूँ। ये बातें सुनकर राना कहने लगती है कि तुम तो एक सिंगर हो। तो कहता है कि कैसा सिंगर, मुझे
नहीं लगता कि मैं सिंगर हूँ। रानी कहती है कि अगर तुम्हें खुद को लगता है कि तुम एक सिंगर नहीं हो तो तुम कैसे आगे जाकर कामयाब होगे, तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने 0% भी प्रोग्रेस नहीं की तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। रानी कहने लगती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें बस खुद पर यकीन करना होगा और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करो, दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचो। तो वो भी रानी की बातों को सुनकर अपनी प्रैक्टिस को दोबारा से स्टार्ट कर लेता है, जबकि वो ये टाइम उसको दे रहा था पर दोबारा से अपने टाइम को यूज करने लगता है। वो जब अपना सॉन्ग सिंग कर रहा होता है तो पहले तो रानी अपने कानों पर हेडफोन लगा लेती है, पर हेडफोन उतार कर उसके सॉन्ग को सुनने लगती है, जो उसको आवाज उसकी काफी अच्छी लग रही थी। अब नेक्स्ट डे ऑडिशन का आ गया था, जहाँ पर जजेस के सामने ली सियोंग अपना सॉन्ग सिंग करते हैं। उनको तो इसका सॉन्ग काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो यहाँ से पास हो जाता है। इधर घर पर रानी दिखाई जाती, जिसको एक पार्सल रिसीव होता है और उसे पता लगता है कि जो रानी कॉमिक बुक का काम करती होती है, कैरेक्टर्स वगैरह क्रिएट करती होती, यहाँ तक कि हाथों से भी कैरेक्टर बनाती थी, उसके साथ जो उसके फ्रेंड ने उसके कैरेक्टर्स का यूज करके फ्रॉड कर लिया था और सारा क्रेडिट खुद लेकर अपनी कंपनी भी खड़ी कर ली थी, यहाँ तक कि इसको कोई भी शेयर नहीं दिया। इसी वजह से इसने उसके खिलाफ केस किया हुआ था, जिस केस की वजह से वो इसको पेपर भेजता है जिसमें उसने लिखा था कि 30% तुम्हें दूंगा, 70% मेरा होगा। अब ये देखने के बाद तो रानी को दोबारा से पैनिक अटैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसी की धोखा देने के बाद तो उसको पैनिक अटैक्स होने लगे थे। इतने में घर पर ली जियोंग भी आ जाता है, जो उसे आकर बताता है कि तुम्हारे मोटिवेट करने की वजह से आज मैंने अपना ऑडिशन पास कर लिया। वो तो उसे जवाब देने लगती है, पर खुद तो वो दिल ही दिल में सैड थी, बट उसे कांग्रेचुलेशन कहती है। ली जियोंग उसे कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें एक डिनर पे लेकर जाऊं, तो रानी तो उसे मना कर देती क्योंकि वो पहले से सैड थी और कहने लगती कि क्यों ना हम वर्चुअल ड्रिंक्स करें। तो वो भी साइड वाली दीवार के साथ आकर बैठ जाते और ये भी दोनों ड्रिंक्स करने लगते हैं, पर रानी ड्रिंक्स की जगह पर पानी पी रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके पैनिक अटैक्स उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे ड्रिंक करने के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग आती है तो रानी अपने लॉयर से मिलने के लिए जा रही होती है और ली जियोंग को बताकर चाहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ टाइम के लिए तुम जो करना चाहो घर पर कर सकते हो। ली जियोंग को तो हो रहा होता है कि पहली बार सुना है कि ये घर से बाहर भी जा रही है, पर उसे कुछ भी नहीं कहता और रानी घर से चली जाती है। तो रानी का केस चल रहा होता है, जिसमें रानी अपनी साइड से बात करती है और उसका फ्रेंड जिसके खिलाफ उसने केस किया हुआ था, वो तो रानी को झूठा बना रहा था और कह रहा था कि बस मैंने उसके कैरेक्टर्स को यूज किया है ना, बाकी मेहनत तो मेरी है ना, अगर कैरेक्टर्स उसने बना लिए तो ऐसा क्या है। पर रानी कहती है कि कैरेक्टर्स उसने मेरे यूज किए, मेरे कैरेक्टर्स को लॉन्च भी किया और मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कंपनी में 50% मेरा होगा और 50% इसके पास। ये बात जो उनके दरमियान फैसला करी थी वो लड़की उस दूसरे इंसान को बताती है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, कहने लगता है कि हाँ ठीक है 50-50 में बात डन करो, क्योंकि ये मसला था कि अगर ये बात बाहर जाती है तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अब रानी जब वहाँ से जा रही होती है तो उसका उसके स्नेक फ्रेंड से सामना हो जाता है, पर वो तो उसको कहने लगते है कि तुम्हारे पास से बहुत बड़ी स्मेल आ रही है, ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब वो वापस आने के बाद ये सारी बात ली जियोंग को बता रही होती। ली जियोंग भी उसकी वीडियो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें इसको मार कर आना चाहिए था, ये एक आंख तो इसके निकाल ही देनी चाहिए थी, उसे तुम्हारे साथ ऐसा किया है। अब रानी के लिए ली जियोंग के फ्रेंड्स एक प्लान बनाकर जिम में पहुंच जाते, जहाँ पर किम योन पहले से जिम कर रहा होता है। वो उसे जाकर सिखाने लगते हैं कि तुम्हें कैसे करना चाहिए। इसी में ली जियोंग का एक फ्रेंड उसके पानी में एक चीज मिला देता है ताकि इसको लूज मोशन लग जाए और जिम करते हुए ही इसका यहीं पर सब निकल जाए, ताकि ये लोगों के सामने इतना एम्बैरस हो कि अपना मुंह न दिखा पाए। और यही सब होता है। लोग तो इसको ऐसे देखकर इसकी वीडियो बना लेते हैं। वीडियो इतनी वायरल हो चुकी थी कि रानी की सिस्टर भी उसे वीडियो दिखाने के लिए आती है और कहने लगती है कि क्या तुमने ये वीडियो देखी, जिस पर रानी ये वीडियो देखते साथ ही पहचान जाती है कि ये काम ली जियोंग ने किया होगा। वो ली जियोंग के आने का वेट कर रही होती है। जैसे ली जियोंग आता है तो वो उसे कहने लगती है कि तुमने ये काम किया है, तो वह कहता है कि हाँ, जिस पर रानी इतना खुश हो रही होती है उसे कहने लगती है कि साथ में ड्रिंक करे। फिर दोनों ही साथ में वर्चुअल ड्रिंक करने लगते हैं। इसी में फिर से ली जियोंग उसे कहने लगता है कि हम एक दूसरे को रियल में भी तो देखना चाहिए, पर इस बात से रानी मना कर देती है। कहने लगती है कि जो तुम्हारा लास्ट वाला ऑडिशन रह गया है ना, उसके बाद हम एक दूसरे से मिल लेंगे, पहले तुम अपने ऑडिशन पर फोकस करो। तो वो कहने लगता है कि अगर मैंने ये ऑडिशन भी पास कर लिया तो मैं एक सुपरस्टार बन जाऊंगा, और अगर मैंने तब तुम्हें बुलाया भी ना तब, और अगर मिल भी लिया तो तुम मुझे देखकर नर्वस हो रही होगी। तो वो इसलिए उसे कह देता है कि तुम नर्वस ना हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। अब गर्लफ्रेंड का सुनते साथ ही रानी इतना खुश होने लगती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार भी हो जाती है। फिर दोनों ही अपने अपने बेड उस दीवार के साथ लगा लेते हैं ताकि वो इस तरह फील करें कि दरमियान में कोई दीवार ही नहीं है और हम दोनों एक ही बेड पर एक साथ सो रहे हैं। पूरी रात बातें करते हैं, सुबह उठने के बाद भी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अब वो दोनों डेट तो कर नहीं सकते थे, इसलिए वो अपनी वर्चुअल डेट का सोचते हैं कि हम मैप से एक दूसरे से मिलेंगे, मैप पर ही एक दूसरे के साथ घूमेंगे। अब दोनों ही मैप निकाल कर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि ये जगह काफी अच्छी है, ये जगह काफी अच्छी है, और साथ में दोनों ही घूम रहे होते हैं। बहुत सी जगहों पे भी जाते हैं और साथ में काफी एंजॉय करते हैं। रात में आकर दोबारा से सो जाते हैं। सुबह में उठते हैं तो ली जियोंग उसको खाना बनाना सिखा रहा होता है कि तुमने खाने में पहले क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है। रानी को तो कुछ बनाने नहीं आता, तो वो तो इस तरह फेक ड्रामा करने लगती है कि मैं सच में तुम्हारे साथ आलू काट रही हूँ, पर वो रियल
लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं कर रही होती, जैसा वो कह रहा होता है वैसा ही ये कर रही होती है। पर इसका खाना तो जल चुका था, उसका खाना इतना प्यारा था पर इसका खाना बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं था। ये अब सोचते हैं कि हमारी फैमिली के साथ भी एक डेट होनी चाहिए, इसलिए ली सियोंग भी अपने फ्रेंड्स लोगों को ले आता है। उनको तो लग रहा होता है कि आमने सामने होगा, पर यहाँ पर आने के बाद पता लगता है कि वो तो दीवार के उस तरफ बैठे होंगे, हम दीवार के इस तरफ। और रानई की भी सिस्टर को ऐसा ही लग रहा होता है, पर वो इसी में भी काफी खुश थी और एक्साइटिंग भी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोनों फैमिलीज आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें ली सियोंग का फ्रेंड तो कहने लगता है कि तुम दोनों अभी तक मिले भी नहीं हो तो ये कैसी डेट है, तुम लोगों को किसी तरह फिजिकल तो होना चाहिए। अब ये सुनकर ली सियोंग कहने लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, ये तो बिल्कुल पागल है, ऐसा सोच रहा है, मुझे फिजिकल वगैरह पे कोई यकीन नहीं, बल्कि अगर हम डेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अब इन्हीं बातों के बाद रानी की सिस्टर भी चली जाती है और ली सियोंग अपने दोस्त को भी वहाँ से बाहर निकाल रहा होता है, पर इतने में देखता है कि डोर पर तो उसके और भी दोस्त आए हुए थे जो इसके घर में आना चाहते थे। ली सियोंग तो उन्हें अंदर भी नहीं आने देता बल्कि बाहर से निकाल देता है। रानी को एक ऑफर मिली थी कि उसने एक कैरेक्टर बनाना है, उसी के बारे में वो सब कुछ बता रही होती है। ये सुनकर ली सियोंग उसे कहने लगता है कि तुम तो काफी टैलेंटेड हो, पर इतने में डोर पर नॉक होता है तो पता लगता है कि ली सियोंग की एक्स गर्लफ्रेंड आई थी। वो उसे देखते साथ ही चाहता था कि वो यहाँ पर कुछ भी ना बोले, इसलिए वो उसे कहने लगता है कि हम बाहर जाकर बात करते हैं, पर उसकी आवाज तो रानी ने सुन ली थी और वो तो ये सुनते साथ ही सैड हो गई थी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ गया तो क्या मतलब वो मुझे छोड़ देगा। यही सोच सोच कर सैड भी हो रही होती, अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रही होती, पर फिर भी किसी तरह अपने काम पर फोकस करके अपना काम कंप्लीट कर रही होती है। ली सियोंग और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दोनों साथ में बैठे होते हैं तो वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें छोड़ा, अब इस बात पर मुझे रिग्रेट होता है क्योंकि मुझे नहीं तुम्हें छोड़ना चाहिए था, बिल्कुल तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो जैसे हो, ना ही तुम ऑडिशन छोड़ते ना ही किसी काम से पीछे हटते हो, पर मैं गलत थी जो तुम्हें एक जॉब का कहती थी, क्या तुम मेरे साथ दोबारा से रिलेशन करोगे। इस बात पर ली सियोंग तो उसे कुछ भी नहीं कहता। अब ली सियोंग अपने फ्रेंड को ये सारी बात आकर बताता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम अपने ऑडिशन पर फोकस करो, जो लड़की एक बार छोड़कर चलेगी वो दोबारा भी छोड़कर जा सकती है, इसलिए तुम्हें उसको हाँ कहने की जरूरत नहीं और अपने ऑडिशन का काम करो। इधर नहीं दिखाई जाती है जिसको किम योन ने बुलाया हुआ था, वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि वो वीडियो तुमने मेरी बनवाई थी और तुम्हारी वजह से मैं लोगों को मुंह भी नहीं दिखा पाता। उसकी बातें सुन सुनकर रानी को तो अपना टाइम याद आ रहा होता है कि किस तरह उसने इस कंपनी के लिए काम किया था, उसके लिए कैरेक्टर बनाया था, बट उसको कुछ भी ना मिला। किम योन तो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि 50% तो मिलता रहेगा, पर एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि इसके जो कैरेक्टर का कॉपीराइट है वो भी इसके पास आ जाएगा, फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, किसी भी वक्त इसको अपने शेयर से बाहर निकाल सकता है। और कहता है कि अगर तुमने साइन नहीं करने तो मैं तुम्हें तुम्हारा 30% दूंगा, 50% का तुम भूल जाओ। अब वापिस घर आने के बाद वो इतनी सैड हुई होती है, यहाँ तक कि ली जियोंग जब पूरी रात बाहर गुजारने के बाद घर पर आता है तो उस पर भी वो इतना गुस्सा कर रही होती है कि मेरा कौन सा कोई एक्स बॉयफ्रेंड है जो मुझे बाहर ले जाएगा, और तुम भी देखो कितना लेट आए हो। इसी बात पर दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को नहीं बुला रहे होते, जबकि ली जियोंग तो बुलाना चाहता था पर वो तो उससे कोई भी बात नहीं कर रही होती। इसी तरह दोनों के दिन गुजरते जाते और ऑडिशन वाले ली जियोंग को बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें एक व्लॉग बनाना होगा ताकि अगर तुम कल को फेमस हो जाओ तो हम दुनिया वालों को तुम्हारा एक व्लॉग दिखा पाए कि तुम कहाँ पर रहते थे, क्या करते थे। अब उनकी व्लॉग वाली बातें सुनने के बाद ली जियोंग अपने फ्रेंड को कॉल करता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक वगैरह करना चाहता हूँ। वो बताता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। जब वो उसके ऑफिस में जाता है तो उसके केस को देख रहा होता है जिस पर वो काम कर रहा था, तो उसके हाथ वही वाला कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है जो रानी के साथ हो रहा था। वो उसकी सारी स्टेटमेंट वगैरह भी पढ़ लेता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में। अब वो ये पढ़ने के बाद कहने लगता है कि रानी इस पर कभी भी साइन नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी भी कैरेक्टर को नहीं ले पाएगी, बल्कि उसका कैरेक्टर उसके पास से चला जाएगा। और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या ये इलीगल नहीं है, जिस पर वो बताता है कि इस हिसाब से इलीगल नहीं है कि अगर वो लड़की खुद इस पर साइन कर देती है तो ये बिल्कुल लीगल है, क्योंकि ये सब उसने अपनी मर्जी से किया। घर पर रानी दिखाई जाती है जो इतना बीमार हो गई थी, एक तो ली जियोंग की वजह से और दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। उसकी सिस्टर तो उसका ख्याल रखने के लिए आई हुई थी। ली जियोंग भी जब घर पर आता है तो रानी को बुलाता आगे से। रानी की सिस्टर उसे जवाब देती है और बताती है कि वो काफी बीमार है और वो कभी भी दूसरों से अपनी बातें शेयर नहीं करती, इसलिए खुद ही अपनी बातें अपने सर पर लेकर बीमार हो जाती है। पर मुझे इस बात का पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज है, इसलिए मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि तुम हमेशा इसका ख्याल रखना। ली जियोंग कहता है कि हाँ मैं रखूंगा। अब ली जियोंग जब जा रहा होता है तो उसका सामना किम योन से हो जाता है, दोनों में आपस में काफी फाइट होती है। अब इतनी मार खाने के बाद किम योन भी रानी को कॉल करता कहने लगता है कि तुम नहीं आ पाई तो तुमने अपने बॉयफ्रेंड को मुझे मारने के लिए भेज दिया, इसलिए अब तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट भी भूल जाओ और तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारा ड्रीम है ना कि वो लॉन्च हो, तो वो भी अब लॉन्च होना भूल जाओ। वो दुनिया के सामने कभी भी नहीं आएगा और कभी भी मुझसे माफी मांगने के लिए कॉल मत करना। अब उसकी ये सारी बात सुनने के बाद वो ली जियोंग के घर आने के बाद उसे कहती कि क्या तुमने किम को मारा, तो वह कहता है कि हाँ। वो कहती कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना तब से मसले ही हो रहे हैं, अब तो वो मेरा कैरेक्टर भी लॉन्च नहीं करना चाहता, तुम बस अपने काम से काम रखो और मुझे अपना काम करने दो। ली जियोंग उसे कहना चाह रहा होता है कि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना, जिस पर वो कहते हैं कि ये मेरी मर्जी, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूँ
करूँ या ना करूँ, बल्कि मैं करने ही जा रही हूँ। अब इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं, दोनों अपने काम पर लगे होते हैं। यहाँ तक के ली सियोंग तो अपने ब्लॉग बनाने पर लगा होता है जो उससे नहीं बन रहा होता, और जो वो प्रैक्टिस कर रहा था वो उससे प्रैक्टिस भी नहीं हो रही होती, क्योंकि वो जैसे ही रानी की आवाज सुनता था तो उससे कोई भी काम नहीं होता था। इसलिए वो अपने फ्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पर वो अपना ब्लॉगिंग कैमरा तो वहीं छोड़ आया था। इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरा ब्लॉगिंग कैमरा जाकर ले आओ। जब उसका फ्रेंड उसके घर पर कैमरा लेने के लिए जाता है तो रानी को लग रहा होता है कि ली सियोंग आया होगा। वो उससे पूछने लगती कि तुम घर पर वापस आ गए, पर वो बताता है कि मैं उसका फ्रेंड आया हूँ उसका कैमरा लेने के लिए। और जैसे उसको कैमरा मिल जाता है तो वो वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर रानी उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, जो बातें तुम रिकॉर्ड करो। अब वो रिकॉर्डिंग लगाकर वहाँ से चला जाता है। कैमरा लेकर जब वापस ली सियोंग के पास लेकर आता है तो उसे कह रहा होता है कि अपने पिछले ब्लॉग तो चेक कर लो कि तुमने क्या बनाया है, पर वो किसी चीज को चेक नहीं करता बल्कि अपना ब्लॉगिंग कैमरा पार्सल करवा देता है। अब ऑडिशन से पहले जब वो ऑडिशन देने के लिए जा रहा होता तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो बताती है कि तुमने जो अपना कैमरा दिया था, अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह दी थी, मुझे लगता है कि एक गलती से तुम्हारी रिकॉर्डिंग आ गई है जो तुम्हारे लिए थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसको सुन लो। तो वो उसे कैमरा पकड़ कर वहाँ से ले जाता है। और इधर रानी दिखाई जाती है जो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पहुंच गई थी किम यॉन के पास। किम यॉन भी कहने लगते है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो वो कहती है कि हाँ इस बॉक्स के अंदर है। जैसे ही वो बॉक्स ओपन करता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, तो वो उसके सामने उसका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहने लगती है कि मैंने साइन नहीं करने। ली सियोंग जो अपना ऑडिशन दे रहा होता है, पर उससे पहले ही उसने वो कैमरे में रिकॉर्ड सारी बातें सुन ली थी जो रानी ने उसे कहा था कि मुझे पता है कि मैंने तुमसे गलत बोला, मुझे इस तरह तुमसे नहीं बात करनी चाहिए थी, मैं कभी भी रिलेशन में नहीं आई थी और ना ही मुझे पता था, पर तुम्हारे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार नाम की भी दुनिया में चीज होती है। पर अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से मिले। तुम अपना ऑडिशन अच्छा दे पाते हो या नहीं दे पाते, मुझे तुम पर यकीन है कि तुमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया होगा, इसलिए जैसे तुम्हारा ऑडिशन एंड हो तो मुझे मिलने के लिए इस जगह पर आ जाना, मैं भी वहीं पर आ जाऊंगी। ली सियोंग ने अपना ऑडिशन तो दे दिया था और ऑडिशन में पास नहीं हुआ था, क्योंकि ये कहकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि अभी तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है तो तुम नेक्स्ट टाइम आना, मे बी तब तुम पास हो जाओ। ये सुनते साथ ही वो वहाँ से भागने लगता है रानी से मिलने के लिए। दूसरी तरफ से रानी भी भाग रही होती है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, बस रोड क्रॉस करना था और फाइनली दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। और फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि दोनों के बीच वाली दीवार को ली सियोंग के फ्रेंड्स ने तोड़ दिया था। अब दोनों घर एक साथ हो चुके थे और यहीं पर हमारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।